हेलो मित्रों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, धमाकेदार सीरीज अपनी चल रही है प्रैक्टिस सेट की। उसी प्रैक्टिस सेट को हम आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए समय नहीं गवाते और स्टार्ट करते हैं हम। निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया के चर खालिस्तान है। केवल शिक्षक, केवल विद्यार्थी, केवल पाठ्यक्रम, या फिर शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। तो आप शिक्षण प्रक्रिया के चर की बात कर रहे हैं, तो ये सभी आपके शिक्षण प्रक्रिया के चर हो जाएंगे। एक शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक यानी अपना पढ़ाने वाला टीचर, शिक्षार्थी मतलब कि छात्र, और पाठ्यक्रम यानी कि अपनी पुस्तकें। ये तीनों ही चर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही हो, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, बच्चे के हकलाने के पीछे क्या कारण निम्न में से सबसे उचित है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद में आपको उत्तर देना है। तो वह जानबूझकर ऐसा करता है, दूसरा उसे सही उत्तर नहीं पता है, या तीसरा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, या फिर यह उसकी आदत है। तो तीनों ऑप्शन में ही जो दमदार ऑप्शन जो लग रहा है हमें, वो लग रहा है तीसरा। वह बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में वो मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है ना। तो ऐसे आपको आंसर छांट करके आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई जाने वाली भाषा है, विदेशी भाषा है, या फिर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है, या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, या संस्कृत भाषा है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा उच्च स्तर में पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। निम्नलिखित में दृश्य श्रव उपकरण है। दृश्य यानी हम जिसे देख सकते हैं, और श्रव यानी हम सुन सकते हैं। मतलब हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऐसी सामग्री कौन सी यहाँ से चारों में से आपको दिख रही, बताइए। रेडियो को तो आप सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। टेलीविज़न को आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं, ठीक है। ग्रामोफोन, दूरदर्शन, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा टेलीविज़न को हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार है। तो सबसे बड़ी बात और पहली बात कि अगर जहाँ पे भी समाज की बात आ रही है तो और ऑप्शन में वाइगोत्स्की हैं, तो ये मान के चलिए समाज से अंतर्गत जो बातें कही गई हैं वो वाइगोत्स्की के अनुसार ही कही गई हैं। तो जो इसका आंसर होगा वाइगोत्स्की होगा, ठीक है। ऐसे आपको छोटी छोटी ट्रिक दिमाग में रखना है, क्योंकि यही ट्रिक आगे आपको काम आने वाली है। कॉन्सेप्ट क्या है, बनाना पड़ता है शिक्षा शास्त्र में, ठीक है। इसीलिए ऐसी चीज़ों पर थोड़ा नेगेटिव बात और पॉजिटिव बात में आपको ध्यान देते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गुण दोष में कौन सा समास है। गुण दोष में समास आपको बताना है इन चारों में से। तो जो इसका उत्तर होगा द्वंद्व समास, है ना। क्या होगा? द्वंद्व समास, क्योंकि गुण और दोष ये दोनों ही पद प्रधान है, ठीक है। आपका जैसे कि शुभ और लाभ, है ना। तो ये द्वंद्व समास में और जो योजक चिन्ह लगे रहते हैं तो वही द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता, ठीक है, भाई बहन, ये सारी द्वंद्व समास होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आश्रय का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए, पर्यायवाची शब्द भी मैं ऐसे आपको बताऊंगा जो बहुत कम देखे गए होंगे, आपकी बुक में भी आपने बहुत मुश्किल से ही देख पाए होंगे। ऐसे पर्यायवाची जो आपको घुमाने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसे पर्यायवाची मैं छाट के देता हूँ। मेरे हर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, ये मान के चलिए आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है ना। चलिए, तो आश्रय का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आश्रय का अनाश्रय, विस्मय, या फिर समझाना या व्यक्त करना। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा विस्मय इसका पर्यायवाची है, आश्रय का विस्मय। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य गर्वित सरिता में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो आपको बताना है इसमें अलंकार। तो जो इसका उत्तर होगा सी, मानवीकरण अलंकार, है ना। अलंकार आपने पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये प्रश्न बन रहा होगा, है ना। अगला बता दीजिए, अनल का पर्यायवाची शब्द। अनल का पर्यायवाची क्या होगा? क्षिति होगा, अंबर होगा, अग्नि होगा, व्योम होगा। जल्दी से आप आंसर मन में लीजिए और इसका उत्तर देखिए सी, अग्नि। अनल का जो
पर्यायवाची होगा वो होगा अग्नि। ठीक है, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ आप जल्दी से ऑप्शन पढ़ करके आप क्वेश्चन का उत्तर मन में सोच लिया करो, और जब आप सोच लोगे और उसके बाद में मुझसे आप उत्तर सुनोगे तो एक आपके अंदर सोचने की क्षमता और उत्तर को याद करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, है ना। और धीरे धीरे जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले मैं जब क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप उत्तर पहले सोच लिया करो, ठीक है। उसके बाद में मैं उत्तर बताता हूँ तो ये क्लियर उत्तर हो जाता है आपके दिमाग में। देखिए एक सरल क्वेश्चन है, शांत का विलोम आपको बताना है। शांत का विलोम तो बहुत जल्दी में ऐसा लगेगा अरे शांत का तो आसान होगा, आप जल्दी में आंसर जल्दी से दे दोगे, परंतु उसने क्या किया है ऑप्शन में शुद्ध अशुद्ध पूछ लिया है। ये क्वेश्चन एक पर्यायवाची का विलोम का तो पूछा है उसने, पर साथ में एक उसने शुद्ध अशुद्ध का भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसको बिल्कुल धैर्यता से धीरे से क्वेश्चन को समझ करके उत्तर आपको देना है। तो शांत का जो विलोम होगा आपका बी ऑप्शन होगा इसका, अशांत, है ना। तो अशांत को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर आपको देना है। अब एक उपसर्ग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, अव्यक्त, अव्यक्त में उपसर्ग बताना है। तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय आपने यदि पढ़ा है तो प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, उपसर्ग यानी कि जो फर्स्ट के शब्द के आगे का जो वो होता है वर्ड होता है वो उपसर्ग होता है, और प्रत्यय अंत का वर्ड होता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। तो अब आपको अव्यक्त का उपसर्ग बताना है, तो अव्यक्त का उपसर्ग होगा अ। क्या होगा? अ। मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, क्योंकि गलतियों के बारे में आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे अब, उन्हें गलतियां करना अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर उन्हें सीखना नहीं आता, या फिर तीसरा है आपका गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमें लग रहा है, क्योंकि ये अभिन्न अंग है और गलतियां करके ही तो बच्चे सीखेंगे, है ना। और मैंने आपको शिक्षा शास्त्र में तो बताया था कि यदि बड़ा ऑप्शन दिख रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक समझना है, और ये समझ लीजिए कि बड़ा ऑप्शन ही आपका उत्तर बन जाएगा। परंतु मैं ये सिर्फ आपको तब कह रहा हूँ कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये नहीं कि बिल्कुल बड़ा ऑप्शन देख के लगा दिए। कभी ऐसा होता है कि 80% लगभग मेरी ट्रिक काम देती है, ठीक है। अब 20% ट्रिक काम नहीं देती है, इसलिए आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसमें ये रहता है कि बड़े ऑप्शन को थोड़ा पढ़ के देखें, समझें, तो लगभग उत्तर होने की संभावना रहती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो गलतियों के लिए ये आपको पॉइंट याद रख लेना है, क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछता है वो, इसलिए ये चीज़ों को याद रख लेना है कि बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो वो सीखने का अभिन्न अंग हैं, और गलतियां करके ही बच्चे सीखते हैं, तो उनको गलती करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बच्चे को दंड तो देना ही नहीं है। अगर ऑप्शन में आया कि दंड देना है क्या, तो बिल्कुल आपको दंड नहीं देना है, उन्हें सिर्फ समझाना है। 4 ऑप्शन में दिया है कि बच्चा अगर इस प्रकार की गलती कर रहा है, गलत कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, क्या करना है आपको। तो आप ये मान के चलिए कि उनको गलती करने देना है, उनको दंड देना नहीं है। आपको उनको अगर बड़ी से बड़ी गलती भी कर लिया है उसने, तो उसको ना मारना है ना दंड देना है, उसको समझाना है, और समझा करके उसको गलत की जानकारी देना है कि बेटा ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। ऐसा आपको करना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किस वैज्ञानिक ने कह दिया, बताइए। एक वैज्ञानिक कह रहा है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, तो बताइए ये 4 वैज्ञानिक दिए हुए हैं आपके, 4 वैज्ञानिकों में से किसने कह दिया भाई। इसका जो आंसर होगा चोम्स्की, नोजोम चोम्स्की कहते हैं कि भैया बच्चे भाषा सीखने की क्षमता पैदा होते से ही सीख जाते हैं। ये उनका विचार है, ठीक है, ये उनके विचार पूछे जा सकते हैं आपको, और आपको ऑप्शन में ये उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन की सीरीज बहुत अच्छी चल रही है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आते जा रहा हूँ। बहुत अच्छी मस्त प्रैक्टिस होते जा रही है आपकी, और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप इसी बार अपने एग्ज़ाम को निकाल लें, क्वालिफाई कर लें, और बहुत अच्छे से आप प्राथमिक शिक्षक बन जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। प्राथमिक स्तर यानी छोटे बच्चे, प्राथमिक स्तर यानी पहली से 5वीं के बच्चे। तो पहली के बाद जो पहली से 5वीं के बच्चे हैं उनके लिए आप किस तरह के बाल साहित्य उचित समझते हैं, बताइए। केवल कहानियाँ,
ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, या फिर ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या फिर केवल कविता। तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे केवल वाली बात आई है तो आप काटते चले जाएंगे, बिल्कुल काटते चले जाइए। केवल शब्द जहाँ आया है तो आप ये नेगेटिव शब्द है, इसको बिल्कुल हटा ही देना है आपको, ठीक है। और इसके बाद में जो सी ऑप्शन है इसको ध्यान से पढ़िए, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो अनुकरण से ही सीखते हैं, बार बार उनको बोल के दिखाना है उनको, तभी वो सीख पाते हैं, दोहराव होना चाहिए। तो ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, तभी प्राथमिक स्तर के बच्चे सीखते हैं, अनुकरण से ज़्यादा सीखते हैं। अनुकरण मतलब दोहराव। आगे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, निम्न में से भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा व्याकरण का अनुसार नहीं करती, या फिर दूसरा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था नहीं है, या तीसरा भाषा पूर्णतः लिखित होती है, या चौथा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो जो इसका आंसर होगा, डी आंसर होगा इसका, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। अब आपको अगला क्वेश्चन का उत्तर देना, जब शिक्षक हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराता है ना, जब शिक्षक हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराता है तो वो आप किस वाचन के रूप में आएगा? ये चारों ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। ये जो आएगा ये आदर्श वाचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आदर्श वाचन कहलाएगा, जब शिक्षक हाथ में बुक लेकर के, पुस्तक लेकर के वाचन कराता है। निम्नलिखित में से भाषा किसका साधन है? तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, और जो इसका उत्तर होगा भावाभिव्यक्ति का भाषा का साधन है। प्रैक्टिस श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, है ना। अनुवाद विधि क्या कह रही भाई? मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, या मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, मातृभाषा की अपेक्षा करती है, या लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो इसमें सबसे पहले आप नेगेटिव वाले ऑप्शन को काटो। नेगेटिव वाला केवल और ही, देखो ही आ गया, कट हो जाएगा ये ऑप्शन। लक्ष्य भाषा को ही गलत है। मातृभाषा की अपेक्षा करती है, सिर्फ एक मातृभाषा की अपेक्षा नहीं कर सकती है, ठीक है। और मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं मानती, बिल्कुल गलत, ठीक है। ये सही ऑप्शन होगा अपना, मातृभाषा को मध्यस्थ मानती है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि होती है वो मातृभाषा को मध्यस्थ मानती है ना। अगले क्वेश्चन में देखिए, आपको अशुद्ध शब्द बताना है। 4 शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने, ऋग्वेद, प्राण, अभिराम और कंकड़। तो इसमें आपको अशुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। तो बताइए जल्दी। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा प्राण। ये प्राण ऐसा नहीं लिखते हम, प्राण लिखने का अलग तरीका है, ठीक है। अभिराम ठीक है, कंकड़ ठीक है ना, और ऋग्वेद ठीक है। इसके बाद जो प्राण लिखा हुआ है वो अशुद्ध शब्द है। तो ऐसे शुद्ध अशुद्ध के लिए भी आपको ऑप्शन जरूर देखने मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इति का विलोम शब्द क्या है? इति का विलोम बताना है आपको। तो इति का विलोम क्या है? आप यहाँ पे देखिए, यथार्थ है, निर्णय है, आरंभ है, या तृणा है। तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा आरंभ। इति का आरंभ होगा, ठीक है, विलोम। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम। अलंकार की एक पंक्ति लिखी हुई, कोकिला कलापी कल कुंजत है जित तित। तो कोकिला कलापी कल कुंजत, ये पंक्ति को पढ़ने के बाद में आपको अलंकार का पता लग जाना चाहिए। अगर आपने अलंकार अच्छे से पढ़े हैं तो यही तो है प्रैक्टिस। यदि आपको क्वेश्चन बनने लग रहे हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, सुरचाप शब्द का अर्थ क्या है? सुरचाप शब्द का अर्थ बताना है आपको। दामिनी है, इंद्रधनुष है, मंगूर है, या वायु है। तो सुरचाप का जो अर्थ होगा आपका वो होगा इंद्रधनुष। क्या होगा? इंद्रधनुष होगा सुरचाप का शब्द का अर्थ, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतने डीपली क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ जाने वाला है प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आपको अंदर की जो प्रैक्टिस, जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी कि कितनी मेरी पढ़ाई दमदार हुई है या हुई नहीं हुई है। तो मैं आगे प्रैक्टिस अच्छे से करूँ, उस चीज़ को पढ़ूँ, कहाँ पर मेरा कौन सा चैप्टर नहीं हो पाया है, वो इस प्रैक्टिस सेट से आपको समझ में आने वाला है। बहुत मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूँ। ये मान के चलिए कि मेरे हर वीडियो को आप देख के चलिए, बहुत
बहुत ही अच्छा डाटा, मैं बहुत ही अच्छा डाटा आपको छांट करके मैं दे रहा हूँ, तो बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए बस, और हर वीडियो को अच्छे से देखिए, बस इतनी मेरे लिए ये मेरी छोटी सी फीस होगी, ठीक है। और आप हर वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बरसावन। बरसावन में कौन सा अलंकार है? बरसावन में जो अलंकार है आपका वो है श्लेष अलंकार। अलंकार पढ़े हैं ना, देखिए अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो अलंकार आपको अगर पढ़े हुए हैं आप तो बहुत अच्छे से आप बता देंगे इसका आंसर। बरसावन में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। आपको परिभाषाएं याद रखते हुए ऑप्शन में से उत्तर आपको छांटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, आयो सखी सावन मद सर सावन में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए जरा। आयो सखी सावन मद सर सावन में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, श्लेष है, या उत्प्रेक्षा है, या यमक है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा, अनुप्रास अलंकार, है ना। जो फर्स्ट वर्ड है बार बार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार होगा आपका उत्तर।